Hello, students of class 10th. This video is about the first chapter of your book, NCRT book, Democratic Politics. And this chapter is all about democracy and what is the significance of democracy. तो इसको simplify करके मैं explain करूंगा with my handwritten notes. तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट इट इज कंसिडर्ड ए पावर शेयरिंग, यानी कि किसी एक ऑर्गन या किसी एक बॉडी जो गवर्नमेंट की है उसके पास सारी पावर, एब्सोल्यूट पावर ना आए। तो पावर शेयरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है बिकॉज ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है। मैंने इसको थोड़ा सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। Today I will discuss the intro and the issue of Sri Lanka and give you some intro of Belgium. So all power should be shared. अभी हमारे देश में there are three basic components. Legislature जहाँ कानून बनता है, जहाँ laws बनते हैं और वो पास होते हैं। तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, जिसमें सारे मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा। और हर स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो सुप्रीम ऑफिसर होते हैं आईएएस ग्रुप के। और देश में जो सुप्रीम ऑफिसर होते हैं उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव। इसके बाद जुडिशरी जो कोर्ट्स हैं, तो आपने देखा है शहर में जो कोर्ट होती है उसे सेशंस कोर्ट, देन हाई कोर्ट इन द स्टेट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें आपकी बुक में एक क्वेश्चन था कि शेयरिंग एंड डिवाइडिंग पावर, ये क्या ठीक बात होगी? हाँ, ये एक अच्छी बात है क्योंकि अगर आप एक डेमोक्रेसी, स्टेबल डेमोक्रेसी चाहते हैं और कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई आपस में झगड़ा या टाइप ऑफ सिविल वॉर नहीं चाहते हैं, वो क्या होती है वो आप श्रीलंका के केस में अभी समझेंगे। तो शेयरिंग एंड डिवाइडिंग पावर, तो ये डज नॉट वीकन अ कंट्री, किसी भी देश को कमजोर नहीं करती है, लेकिन हाँ इसको ज्यादा यूनाइटेड यानी कि सब लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं, स्टेबल यानी कि कोई उठापटक नहीं होगी पावर के लिए, और मोर डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर शेयरिंग एंड डिवाइडिंग पावर जो ये पॉइंट आता है, इसका मतलब होता है, सबसे पहली बात होती है झगड़े नहीं होंगे कि इतना शेयर इनके पास है, इतना शेयर हमारे पास है। डेमोक्रेसी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बेस्ड ऑन द मेजोरिटी, वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं एक ट्रू डेमोक्रेसी में। तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड गिव एवरी ग्रुप अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। ये जनरली एक आइडियल स्टेट मानी जाती है कि एवरी ग्रुप विल गेट अ चांस in the government as a part or component of it. Then unity and stability is the most fruitful aspect of sharing and dividing power in democracy. And definitely strong democracy is the result of these two steps. Now यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि what is ethnic group. Ethnic group फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जिनका कल्चर सेम हो, सिमिलर, जिनकी लैंग्वेज सेम हो और ट्रेडिशंस। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में एथनिक ग्रुप्स, साउथ इंडिया के एथनिक ग्रुप्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग एथनिक ग्रुप्स, या वेस्ट इंडिया में आप जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात, वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं। सो ये पूरा चैप्टर इवॉल्व करता है अबाउट द कोर of democracy and what are the lessons we can learn from two countries. One country is in Southeast Asia and this country has faced civil war and a conflict between majority and minority. वो क्या था? मैंने रफ मैप्स बनाए हैं अभी बिकॉज आई डिसाइडेड टू जस्ट
use this method. So इसमें आप देख सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री श्रीलंका, मैंने एक रफ सा मैप बनाया है। तो ये इट इज लोकेटेड एट द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये आइलैंड कंट्री है, इट्स नॉट अ पेनिनसुला। इंडिया इज अ पेनिनसुला बट इट इज एन आइलैंड कंट्री। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंट्री है, आइलैंड नेशन, दिस कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। पहले इसको सीलोन बोलते थे और इसकी पॉपुलेशन अभी अराउंड माना जाता है 2 करोड़ है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी एथनिक ग्रुप्स का या कम्युनिटीज का, तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं नॉर्थन पार्ट, और ये इधर आप अगर आएंगे तो जो ईस्टर्न पास पार्ट है, तो ये पूरा ये जो एरिया है यहाँ पर श्रीलंकन तमिल रहते हैं। ये मेन मेन उन्होंने जो पॉइंट्स हैं, ये जाफना, दैट इज अ वेरी फेमस प्लेस, देन ट्रिंकोमाली, पट्टिकलोआ, देन देयर इज कैंडी, या फेमस क्रिकेट स्टेडियम भी है, कोलंबो द कैपिटल सिटी। ये पूरा अंदर जो आप एरिया देख रहे हैं, तो ये सिंहलीज जो बुद्धिस्ट हैं, और इन सिंहलीज में बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है। देन ये जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये इंडियन तमिल ग्रीन पैचेस, थोड़े श्रीलंकन तमिल इस साइड में भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट ईस्ट एशिया का ये जो एक कंट्री है, ये कितना डाइवर्स है। और अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 74% सिंगलीज, जिसमें मोस्ट आर बुद्धिस्ट, 18% तमिलियंस हैं, तमिल हैं, जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ हैं, ठीक है। और इसमें 13% श्रीलंकन तमिल हैं, जिनके पुरखे या एंसेस्टर्स बहुत पहले, मतलब कई सदियों पहले तमिलनाडु से यहाँ आए और बस गए। और 5% इंडियन तमिल्स वो हैं जो कुछ 100 साल पहले प्लांटेशन, ये जो चाय और रबड़ के बागान हैं इनके, यहाँ पर काम करने आए थे और यहीं के होकर रह गए। तो आप देख सकते हैं जो डाइवर्सिटी है, 18% तमिल में भी 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं और 5% इंडियन तमिल्स हैं। और जब हम बात करते हैं क्रिश्चियंस की, तो देर आर 7% क्रिश्चियंस इन बोथ कम्युनिटीज, तमिल एज वेल एज सिंगला कम्युनिटीज। तो इसमें वी टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट, श्रीलंका में कहाँ और कब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। सो यहाँ पर एक वर्ड आता है जिसको हम हिंदी में तो बहुसंख्यावाद कहते हैं, बहुसंख्यकवाद, तो मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये थोड़ा टंग ट्विस्टर हो सकता है बच्चे के लिए, स्पेशली पहली बार। तो ये एक वर्ड है, आज़ादी मिलने के फौरन बाद 1948 में ये डिसाइड हो गया कि जो सिंघलीज हैं, जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है, उनको हम ज़्यादा कंफर्ट जोन देंगे, जिसमें उन्होंने कोई परवाह नहीं की। दे नेवर रिगार्डेड माइनॉरिटीज, जिसमें तमिलियंस थे और अदर ग्रुप्स थे। उन्होंने जो पहला इलेक्शन हुआ वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, एंड उन्होंने सारे तरीके किए जिससे सिंघला सुप्रीमेसी, यानी कि सिंघल कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा पावर मिल जाए। तो 1956 में पहला ये डिसीजन लिया गया कि श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी सिंघला, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जबकि तमिल कम्युनिटी से भी काफ़ी लोग थे, अभी आपने देखा। एंड इनका मेन टारगेट यही था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और इनकरेज या फॉस्टर करेंगे बुद्धिज्म को। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है, तो इन्होंने एलियनेशन करना स्टार्ट कर दिया श्रीलंकन तमिल्स का, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई लोगों को जॉब्स मिलने में, और दूसरी बहुत सी बातें थी, इसको हम भेदभाव कहते हैं। दीज आर द वर्ड्स यू विल स्टडी, वन इज एलियनेशन एंड द सेकंड वन इज अदरिंग। किसी कम्युनिटी को बिल्कुल साइड में कर देना एंड एक कम्युनिटी को मेजोरिटी के हिसाब से बना देना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पॉलिटिकल पार्टीज बनी,
एंड 1980 देख सकते हैं उस डेकेड में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसको लिट्टे या एलटीटीई कहा गया। ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी एंड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। तो ये चाहते थे हमारा अलग तमिल स्टेट बने। ईलम मतलब स्टेट। तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में इनकी डिमांड थी और काफ़ी साल कई साल यहाँ सिविल वॉर रही बिटवीन सिंगलीज एंड तमिलियंस। इंडिया में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आर्मी भेजी, पीस कीपिंग फोर्स। तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई एलटीटी को और फाइनली राजीव गांधी वाज assassinated at Shri Perambur in 1991 by LTTE। तो ये आप देख सकते हैं इसका रीज़न ब्लड शेड हुआ और सिविल वॉर, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं खून खराबा। तो ये 2009 तक ये सब चलता रहा। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले वहाँ आपने देखा था कि वहाँ जो एक जेन जी वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसने गोडबाया गवर्नमेंट को हटा दिया। तो ये चीज़ बताती है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, लेकिन श्रीलंका में इस पर ध्यान नहीं दिया गया और वहाँ लाखों लोगों की जानें गई बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर। दूसरा एग्जाम्पल यूरोपियन कंट्री नोन एज बेल्जियम, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये मैंने एक सिंपल सा मैप बना दिया है। तो बेल्जियम बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, स्मॉलर देन हरियाणा, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री जो एंटवर्प, जहाँ पर एक जगह का नाम है वो हीरो के कारोबार या उसके बिजनेस के लिए मशहूर है। वैन डैम, जॉन क्लॉड वैन डैम, फेमस एक्शन स्टार, इज फ्रॉम ब्रसेल्स, द कैपिटल सिटी। तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है एंड 80% इस कैपिटल सिटी में लोग फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% डच लैंग्वेज। ऐसा क्या है ये डाइवर्सिटी आप देखिए कि इस देश के नॉर्दर्न साइड में नीदरलैंड्स या हॉलैंड नाम का देश है और ईस्टर्न साइड में जर्मनी है। इधर अगर आप देखें वेस्टर्न पार्ट में तो यहाँ पर इधर फ्रांस आता है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो इस तरह से कि अपर पार्ट ऑफ द कंट्री जिसमें ब्रसेल्स जैसी कैपिटल सिटी है उसमें क्या कॉन्ट्राडिक्शन है ये आप देखिएगा। तो इस पार्ट को बोला जाता है फ्लैमिश, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं कैपिटल को छोड़कर ये सब लोग 59% जो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं वो डच स्पीकर्स हैं बिकॉज ये बॉर्डर इसका लगता है द नीदरलैंड्स या हॉलैंड के साथ। तो ये डच लैंग्वेज बोलते हैं। जर्मनी के साथ जो बॉर्डर एरिया है इस बॉर्डर एरिया को में कुछ लोग अराउंड 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं एंड जो लोअर हाफ ऑफ दिस कंट्री है जिसको वैलोन बोला जाता है, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है 40%। इसको वेलोनिया फ्रेंच लैंग्वेज के लिए जानी जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम इस पे फोकस करते हैं कैपिटल सिटी ब्रसेल्स, यहाँ उल्टा है 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग और 20% डच स्पीकिंग पीपल। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए थे लेकिन उसको कैसे रिजॉल्व किया गया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर जो माइनॉरिटी जो लोगों की थी यह है वो फ्रेंच स्पीकिंग, और जो कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग वो ना सिर्फ रिच थी बल्कि पावरफुल थी एंड डच को लगता था कि हमें बेनिफिट्स बहुत देर में मिलते हैं, हमारी लैंग्वेज की वजह से हमें बेनिफिट्स देर में मिलते हैं, हमें फ्रेंच सीखनी पड़ती है। जो भी उनका रीज़न रहा तो 1950s एंड 60s में काफ़ी ज़्यादा वहाँ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट का खतरा हो गया था स्पेशली इन द कैपिटल सिटी। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया गया वो बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।